Hello friends, welcome to my channel. In this video we will revise appointment and qualification of directors. So let's start with section 149 जो कि है company to have a board of directors. तो section 149 में दे रखा है कि every company shall have a board of directors जिसमें individuals होंगे as a director, यानी HUF फर्म या फिर कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती, ओनली इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर बन सकते हैं. एंड एवरी कंपनी शैल हैव मिनिमम डायरेक्टर्स. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 एंड इन केस ऑफ OPC 1. बट मैक्सिमम की लिमिट दे रखी है 15. अगर हमें 15 से ज़्यादा अपॉइंट करने हैं देन वी कैन अपॉइंट, बट ओनली आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. ओके, अब ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो 15 है, ये जो लिमिट है ये किन पे एप्लीकेबल नहीं होगी? गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी. बस 2 कंडीशन है. सेक्शन 137 जो कि है फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए. एंड सेक्शन 92 जो कि है एनुअल रिटर्न का, उसमें भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए. देन ओनली इन 2 कंपनीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है, गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी. नेक्स्ट इज वुमेन डायरेक्टर. सो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज शैल अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, यानी एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है. किन किन कंपनीज को? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है. ओके, एंड ये लिमिट जो है ये कब देखनी है हमें? एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, यानी 31 मार्च. एंड कंप्लायंस जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है वो कंप्लायंस कब तक करेगी? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ओके, सो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होगा उसके विद इन 6 मंथ में कंप्लायंस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोविज़न का. एंड अगर कोई इंटरमीडिएट वैकेंसी क्रिएट हो जाती है देन उसको फिल करना पड़ेगा 3 मंथ और नेक्स्ट इमीडिएट बोर्ड मीटिंग जो होगी विच एवर इज लेटर. नेक्स्ट इज़ रेजिडेंट डायरेक्टर, यानी एवरी कंपनी के पास होना चाहिए एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो इंडिया में रहे फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज. ओके, यानी 182 डेज या उससे ज़्यादा रहना चाहिए इंडिया में. और अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है देन हमें क्या करना है? प्रोपोर्शनल बेसिस पे कैलकुलेट करना है. लाइक 90 डेज ही हो रहे हैं 31 मार्च तक, देन हमें 90 मल्टीप्लाई बाय 182 डेज एंड डिवाइडेड बाय 365 डेज कर देना है, तो आपका आ जाएगा 45 डेज. ओके, तो ये हो गया रेसिडेंट डायरेक्टर का प्रोविज़न. एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में 2 चीज़ें होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर. तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर में अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है देन उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट कर देंगे. एंड कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है देन हम क्या करेंगे? जो सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम के वो ही बन जाएंगे डायरेक्टर्स. ओके, और इन केस ऑफ OPC तो वो जो इंडिविजुअल मेंबर होगा उसी को मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी ए फर्स्ट डायरेक्टर. एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर वो कहाँ पे अपॉइंट होगा? बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. ओके, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है सम अदर प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. लाइक इन केस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर अलग से प्रोसीजर था, उसमें एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ऐसा एक्ट में लिखा गया है, राइट. तो इसीलिए अगर स्पेसिफाई कर रखा है कंपनीज एक्ट में किसी और प्रोविज़न में कि किस तरह से डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो वाला, देन उसके अकॉर्डिंग करेंगे. वरना जनरली क्या होगा? डायरेक्टर अपॉइंट होगा इन जनरल मीटिंग. ओके, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट. सबसे पहला उसके पास डिन होना चाहिए तभी वो डायरेक्टर बन सकता है. सेकंड, वो जो डिन है उसका वो फर्निश करेगा कहाँ पे? कंपनी को. एंड एक डिक्लेरेशन देगा डेट ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट. एंड एक और चीज़, रिटर्न कंसेंट देगा अपनी कंपनी को कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है. एंड कौन से फॉर्म में देगा? DIR 2 ऑन और बिफोर अपॉइंटमेंट. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमें अटैच करना पड़ेगा. किसमें? नोटिस के साथ, जब भी हम अपॉइंट करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को. ओके, एंड उसमें क्या होगा? बोर्ड अपना ओपिनियन देगा कि वो जो डायरेक्टर है वो फुलफिल कर रहा है सारी कंडीशंस स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट फॉर सच अपॉइंटमेंट. ओके, नेक्स्ट इसमें जो एग्जेम्पशन दी गई है कौन से में? रिटर्न कंसेंट वाला जो पार्ट हमने पढ़ा था, जो डायरेक्टर रिटर्न कंसेंट देता था DIR 2 में, राइट, कंपनी को.
तो वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी गवर्नमेंट कंपनी पे एंड सेक्शन 8 कंपनी पे। बस दो डिफ़ॉल्ट नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 137 जो कि है फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेक्शन 92 जो कि है एनुअल रिटर्न। ओके, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दे रखा है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ओके, ये सेक्शन अप्लाई होगा पब्लिक कंपनी पे। तो 2/3 नॉट लेस देन यानी एटलीस्ट 2/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से 2/3 जो है ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जिनका पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। ओके, यानी ये जो 2/3 नंबर है ना, ये रिटायर नहीं होंगे। इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, वो डायरेक्टर्स रिटायर होंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, बिकॉज उससे ही आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सपोज़ कीजिए एक कंपनी है जिसमें 6 डायरेक्टर्स है एंड सपोज़ कीजिए कि इन 6 डायरेक्टर्स में, ये एग्जांपल को भी छोड़ दीजिए, ये सिर्फ देखते हैं, 6 डायरेक्टर्स हैं एंड सपोज़ कीजिए इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है एक एंड एक नॉमिनी डायरेक्टर भी है जो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया है जो क्रिएट किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। तो उन दोनों को ही हमें हटाना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 4 हो जाएंगे। ओके, बट इन दिस केस कुछ गिवन नहीं है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये 6 के 6 रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं। तो इन 6 में से हमें 2/3 करना है, तो 2/3 आएगा 4, यानी 4 डायरेक्टर्स जो हैं वो लायबल हैं टू रिटायर बाय रोटेशन। बट एक्चुअल में रिटायर कितने होंगे, ये जो 2/3 हमने किया जिससे 4 आया, तो 4 का हमें करना है 1/3 एंड 1/3 जब हम करेंगे तो 1.33 आ रहा है, तो हमें नियरेस्ट करना है बिकॉज वहाँ पे ओनली 1/3 दे रखा है। बट अगर सपोज़ कीजिए 2/3 करने पे हमें 4.4 मिलता है या 4.1 भी मिलता, तब भी हमें राउंड अप कर देना था बिकॉज वहाँ पे एट लीस्ट दे रखा है। बट 1/3 के केस में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ 1/3 दे रखा है, इसीलिए हमने नियरेस्ट किया। तो जब हम 2/3 करेंगे तब आएगा हमारा राउंड अप एंड जब 1/3 करेंगे तो हमारा आएगा नियरेस्ट। ओके, अब इन 4 में से रिटायर होगा कौन, राइट, बिकॉज ये 4 का पीरियड होगा एज पर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। बट इन 4 में से जो एक एक्चुअल में रिटायर होगा, इन चारों में से कौन होगा वो कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, यानी जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ था तो उसके बाद से जो लॉन्गेस्ट टर्म जिसका हो चुका है अभी तक, वो सबसे पहले रिटायर हो जाएगा, राइट, सिंस लास्ट अपॉइंटमेंट। और अगर सेम डे पे है दोनों का या चारों का, सपोज़ कीजिए सेम डे पे हो रहा है, यानी सब एक ही डेट पे अपॉइंट हुए थे एंड अभी तक उनका उतना ही पीरियड ऑफ ऑफिस है, यानी लॉन्गेस्ट तो कोई होगा नहीं, राइट, क्योंकि इक्वल है चारों का। देन उस केस में क्या करेंगे हम, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके, वो आपस में डिसाइड कर लेंगे म्यूचुअली। अगर कोई डिसीजन आ जाता है कि हाँ वो रिटायर होगा बाय रोटेशन, तो वो एक्चुअल में रिटायर हो जाएगा। और वैसे भी डिसाइड नहीं होता है, देन बाय ड्राइंग लॉट्स, यानी लॉटरी सिस्टम जो होता है, लॉट लगा के हम कर देंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को रिटायर जिसका लॉट आएगा। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल 5। इसमें भी देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 7 हैं, तो हम एज्यूम कर रहे हैं इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है जो कि कोई इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया है एंड वो इंस्टीट्यूशन जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने क्रिएट किया है। ओके, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो ऐसे नॉमिनी डायरेक्टर को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं ये 7 जो है सारे रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं। तो 7 का हमें सबसे पहले 2/3 करना है, तो 7 का 2/3 करेंगे तो 4.7 आएगा। 4.7 आया या फिर 4.1 भी आता, देन ऑल्सो हमें राउंड अप करना था। ओके, तो बिकॉज नॉट लेस देन 2/3 दे रखा था वहाँ पे, राइट, तो इसीलिए हमें राउंड अप करना है, भले 4.1 आए या फिर 4.9 आए, तो 5 ही होगा किसी भी केस में। एंड नेक्स्ट ये 5 तो हैं जिनका पीरियड होगा लायबल टू डिटरमाइन बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन। अब इसमें से एक्चुअल में रिटायर कितने होंगे, हमें क्या करना है, 5 का 1/3, तो 5 का 1/3 होगा 1.67। ओके, तो 1.67 को हमें नियरेस्ट करना है। ओके, यानी इस केस में अगर 1.2 होता तो हम 1 कर लेते, बट यहाँ पे 1.67 है यानी 1.5 से ज़्यादा है, देन हम 2 कर लेंगे, यानी नियरेस्ट कर लेंगे बेसिकली। तो 2 जो है वो एक्चुअल में रिटायर हो जाएंगे बाय रोटेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 में दे रखा है एक कंपनी है जिसमें 9 डायरेक्टर्स हैं, आउट ऑफ 3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी नॉट टोटल डायरेक्टर है, जिसमें से 3 जो हैं वो
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमें कैलकुलेशन के लिए कितने लेने हैं, 6, राइट, बिकॉज 3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड और भी कुछ डायरेक्टर्स होंगे लाइक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो भी मैं आगे बताता जाऊंगा जैसे जैसे सेक्शन आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट नीचे एक पॉइंट दे रखा है नॉन रोटेशनल डायरेक्टर का, यानी हमने जो 2/3 कैलकुलेशन किया था ना, जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में 2/3 जो है वो हो जाएंगे हमारे क्या, रोटेशनल डायरेक्टर्स, राइट। एंड जो बाकी रिमेनिंग 1/3 है या फिर उससे लेस नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स हैं वो हो जाएंगे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। ओके, तो ये सिंपल सा पॉइंट दे रखा है। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कौन होते हैं, जो लायबल नहीं होते टू रिटायर बाय रोटेशन, उसको कहते हैं नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, अब जैसे ही रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन हो जाएगा, यानी एक्चुअल में जब रिटायर हो जाएगा, देन 2 चॉइसेस होगी कंपनी के पास। अगर वो चाहे तो रिटायरिंग डायरेक्टर को वापस रीअपॉइंट कर सकती है, या फिर सेक्शन 160 एज पर सेक्शन 160 अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। एंड एक्सप्रेसली ये भी रिजॉल्व कर सकती है कि हमें कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वाला जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल होता है तो। ओके, एंड जैसे ही वो रिटायरिंग बाय रोटेशन हो जाएगा, डायरेक्टर का रिटायरमेंट हो जाएगा, देन उसको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस अपना वेकेट करना पड़ेगा जैसे ही एजीएम आएगी। ओके, एंड एजीएम अगर हेल्ड नहीं होती है जब वो होनी चाहिए थी तब, देन ऑल्सो उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा व्हेन द एजीएम इज ऑट टू हैव बीन हेल्ड। ओके, यानी जब वो होनी चाहिए थी तब उसको वेकेट करना पड़ेगा, भले ही एक्चुअल में एजीएम बाद में हुई हो। ओके, यानी वो ये सोच के नहीं बैठ सकता कि जब तक एजीएम नहीं होगी तब तक वो रिटायर नहीं होगा, उसको रिटायर होना पड़ेगा व्हेन द एजीएम इज ऑट टू हैव बीन हेल्ड। नेक्स्ट इज डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। वो कौन से सर्टेन सर्कमस्टेंसेज है, सबसे पहले एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग जो है वो एडजर्न हो जाती है एंड रिटायरिंग डायरेक्टर की जो वैकेंसी है वो फिल नहीं होती, एंड ये भी एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया जाता कि हमें वो वैकेंसी फिल नहीं करनी है, तो वो मीटिंग जो है वो एडजर्न हो जाएगी। कब, सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम एंड प्लेस। ओके, एंड इन केस नेशनल हॉलीडे है देन उसका जो सक्सीडिंग डे होगा, जब हॉलीडे नहीं होगी तब सेम टाइम सेम प्लेस, राइट। एंड डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कब होगा, जब एडजर्न मीटिंग में भी डायरेक्टर को हमने अपॉइंट नहीं किया एंड ये एक्सप्रेसली रिजॉल्व भी नहीं किया कि हमें कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है, देन क्या होगा, वो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड माना जाएगा इमीडिएट इफेक्ट से। ओके, बट इस चीज़ के एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है, अगर प्रीवियस मीटिंग में क्या हुआ है, रिजोल्यूशन किया गया है बट वो लॉस्ट हो गया। ओके, यानी हमें फेवरेबल रिएक्शन नहीं मिला मेंबर्स से, तो उस केस में क्या होगा, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। एंड इफ़ रिटायरिंग डायरेक्टर ने नोटिस दिया है कंपनी को कि वो अनविलिंगनेस बता रहा है अपनी कि वो रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, देन ऑल्सो हम उसे ज़बरदस्ती रीअपॉइंट नहीं कर सकते। ओके, एंड या फिर वो डिसक्वालीफाई है टू बी अपॉइंटमेंट, यानी जो डिसक्वालिफिकेशंस हम पढ़ेंगे आगे, वो डिसक्वालीफाइड है देन ऑल्सो वो अपॉइंट नहीं हो सकता, या फिर कोई स्पेशल या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए उसको रीअपॉइंट करने के लिए, देन ऑल्सो वो ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं हो सकता, या फिर 162 एप्लीकेबल हो रहा है। 162 एप्लीकेबल, 162 अभी तक बताया नहीं है मैंने। 162 में एक्चुअली एक सिंगल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अगर हम एक से ज़्यादा अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो एक साथ अपॉइंट करने से पहले हमें एक सिंगल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो इसीलिए वो डीम्ड रीअपॉइंट नहीं हो सकता उस केस में भी। तो ये 5 एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी होगा देन वो डीम्ड रीअपॉइंट माना जाएगा एट एडजर्न्ड जनरल मीटिंग। ओके, एंड ये एग्जेम्पशन दे रखे हैं रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स में एंड डीम्ड रीअपॉइंटमेंट में। ये दोनों ही सेक्शंस जो है सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 एंड सेक्शन 152 सब सेक्शन 7, ये दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे गवर्नमेंट कंपनी पे या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पे, बट कंडीशन है क्या, 137 फाइलिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेक्शन 92, इन दोनों में से कोई भी एक में भी किसी में भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपको बार बार देखने को मिलेगा सेक्शन 137 एंड 92,
तो आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के सेक्शंस। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कोई भी डायरेक्टर बनने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, डिन चाहिए होगा। डिन उसको कहाँ से मिलेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलॉट कर देगी डिन। ओके, तो डिन के जो प्रोसीजर है अप्लाई का वो दे रखा है रूल 9 में। एंड रूल 9 में 2 प्रोसीजर दे रखे हैं। एक, अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन बिफोर अपॉइंटमेंट इन एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी वो जो कंपनी है वो एग्जिस्ट करती है, ओके, यानी वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है एंड उसमें आपको डायरेक्टर बनना है अब, ओके, देन आपको डिन चाहिए होगा। तो आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे, DIR 3 से, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को DIR 3 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, आपको इनकॉर्पोरेट करनी है वो कंपनी, एंड वो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगी तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा INC 32, जो कि आप भरते हैं, जो नया फॉर्म आया है INC 32 स्पाइस वाला। देन उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स का नेम एंटर कर सकते हैं। देन ऑल्सो आपको डिन प्रोवाइड हो जाएगा साथ ही, ओके, यानी अलग से आपको फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। INC 32 में आपका साथ ही में मैक्सिमम 3 डायरेक्टर का डिन मिल जाएगा आपको, ओके। तो इसके लिए एग्जांपल दे रखा है, वो आप पढ़ लेना। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फैसिलिटेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन। उसके लिए कुछ प्रोसीजर बताया गया है कि आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है DIR 3, देन आपको उसमें फिल करना है रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स, वेरीफाई करना है एंड साइन करना है, एंड अटैच करनी है कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्कैन एंड फाइल करना है एंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। कौन कौन से, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, बोर्ड रिजोल्यूशन जिसमें प्रपोज किया गया है आपका अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एग्जिस्टिंग कंपनी, एंड आपका सिग्नेचर जो स्पेसिमेन हम स्कैन करके ड्यूली वेरीफाइड करते हैं वो। एंड सबमिट करना है आपको डिजिटली सिग्नेचर से। कैसे, आपको साइन एंड सबमिट करना है इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एप्लीकेंट यूजिंग हिज ओन डिजिटल सिग्नेचर, यानी आपको अपना DSC जो है उसके थ्रू सबमिट करना है। एंड वेरीफाई करना है डिजिटली किससे, कंपनी का जो सेक्रेटरी है या फिर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी में जो कंपनी सेक्रेटरी है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर CEO, CFO, इन चारों में से किसी एक से आपको वेरीफाई कराना है डिजिटली। एंड आपको खुद भी डिजिटली साइन करना है उसमें, ओके। नेक्स्ट इज, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आपको डिन अलॉट कर दिया जाएगा। उसके लिए प्रोसीजर दे रखा है रूल 10 में। रूल 10 में दे रखा है सबसे पहले जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर, यानी सिंपल सा आप जब DIR 3 फाइल करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एंड विद इन 1 मंथ आपको या तो रिजेक्शन मिलेगा या फिर आपको डिन मिल जाएगा, राइट। अगर रिजेक्शन मिलेगा तो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि इनकम्प्लीट है या फिर डिफेक्ट है या जो भी चीज़ है वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी आपको। एंड जैसे ही आपको वो मेल आएगा उसके विद इन 15 डेज़ वो जो इनकम्प्लीटनेस है वो पूरी करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 15 डेज़। 15 डेज़ के अंदर आपको वापस से उस चीज़ का रिप्लाई करना है विद कंप्लीट एप्लीकेशन, ओके। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट कर सकती है एप्लीकेंट को टू फाइल फ्रेश एप्लीकेशन विद कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, ओके। एंड जब डिफेक्ट जो है वो रेक्टिफाई होता है पार्शियली और द इंफॉर्मेशन गिवन इज स्टिल फाउंड डिफेक्टिव, ओके, तब वो क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है एंड फ्रेश एप्लीकेशन आपसे मंगवा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड वो ट्रीट करेगी एंड लेबल कर देगी उस एप्लीकेशन को एज इनवैलिड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी वो जो एप्लीकेशन आपने भेजी थी वो ओरिजिनल एप्लीकेशन इनवैलिड मान ली जाएगी एंड आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एप्लीकेंट को ईदर बाय वे ऑफ लेटर बाय पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली या फिर इन एनी अदर मोड। इन केस ऑफ रिजेक्शन और इनवैलिडेशन एप्लीकेशन फीस सो पेड विद द एप्लीकेशन वो रिफंड नहीं की जाएगी, नहीं एडजस्ट की जाएगी अदर एप्लीकेशन में। तो ये सिंपल से कुछ रूल्स दे रखे थे। एंड प्रोहिबिशन दे रखा है कि आप एक से ज़्यादा डिन ऑब्टेन नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट इसमें दे रखा है डायरेक्टर इंटीमेट करेगा डिन कंपनी को विद इन 1 मंथ एंड कंपनी जो है वो डिन इन्फॉर्म कर देगी रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज, ओके। तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्टर करेगा कंपनी को 1 महीने के अंदर एंड कंपनी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी विद इन 15 डेज।
नेक्स्ट इज पनिशमेंट दे रखी है, इफ़ एनी कंपनी फेल्स टू फर्निश डिन टू रजिस्ट्रार, यानी 15 दिन के अंदर जो रजिस्ट्रार को डिन इन्फॉर्म करना था वो अगर कंपनी नहीं करती है देन पेनल्टी दे रखी है 25,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 100 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख, यानी 25,000 एंड अगर कंटिन्यू रहता है तो 100 पर डे बट मैक्सिमम 1 लाख, ओके, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। एंड फर्दर अगर डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर कोई है कंपनी का वो लायबल होगा पेनल्टी के लिए 25,000, फर्दर पेनल्टी 100 ईच डे एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख, यानी सेम चीज़ दे रखी है कंपनी को भी एंड वो पर्टिकुलर डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर जो है उसको भी। ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन, यानी डिन जो है आपके पास वो फर्निश करना पड़ेगा आपको, एवरी डॉक्यूमेंट में इंडिकेट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें दे रखी है। नेक्स्ट एक और पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 152, सेक्शन 155, सेक्शन 156 में अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है कोई डायरेक्टर देन उस केस में क्या होगा, पेनल्टी लगेगी इंडिविजुअल या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पे, पेनल्टी 50,000 और अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूइंग वन है देन 500 ईच डे, ओके, टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज। तो ये जो है वो किसके लिए है, सेक्शन 152, 155, 156। 152 कौन सा है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, 155 है प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन, अगर डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं यानी 2 दिन हम ऑब्टेन करते हैं देन, एंड 156 है डायरेक्टर टू इंटीमेट डिन, यानी डायरेक्टर जो इंटीमेट करता था कंपनी को डिन विद इन 30 डेज, ओके, तो वो वाली चीज़ें तीनों में पनिशमेंट है कितनी 50,000 एंड अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूइंग है देन 500 ईच डे। नेक्स्ट इज कैंसलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन और रीएक्टिवेशन ऑफ डिन। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर आपका डिन जो है वो कैंसिल कर सकते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं इन द फॉलोइंग केसेस। या तो उनको लगता है कि वो डिन जो है वो डुप्लीकेट है एंड उनके पास वो प्रूफ भी है, एंड या फिर रॉन्गफुल मैनर में आपने वो ऑब्टेन किया है, जो कंसर्न इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो गया है, या फिर एडजुडिकेटेड एड्स इंसॉल्वेंट, यानी इंसॉल्वेंट वो एडजुडिकेट कर दिया गया है, या फिर उसने खुद ने एप्लीकेशन दी है DIR 5 में कि उसका डिन जो है वो सरेंडर कर दिया जाए, ओके। तो ये सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर आपका डिन जो है वो कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर आपका डिन डीएक्टिवेट कर देगी अगर आपने DIR 3 KYC जो है वो आपने फिल नहीं किया है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, ओके। एंड वो जो डीएक्टिवेटेड डिन है वो आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं ओनली आफ्टर फाइलिंग ई फॉर्म DIR 3। एंड आप कुछ चेंजेस अगर कुछ आप करते हैं, यानी DIR 3 जो आपने फाइल किया था सबसे पहले, तो उसमें अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होती है देन आपको वो भी इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज इन DIR 6, ओके। तो आपको DIR 6 फाइल करना पड़ेगा पोर्टल पे विद कॉपी ऑफ प्रूफ, जो भी चेंज हुआ है उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा आपको, एंड वो डिजिटली साइंड होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से, ओके। तो सबमिट करना है आपको DIR 6 के थ्रू। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो होता है वो उसमें क्या होगा, जो मेंटेन करती है मिनिस्ट्री डेटाबेस, उसमें भी वो चेंज हो जाएगा, उसका भी वेरिफिकेशन एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। एंड इंटीमेशन टू कंसर्न रजिस्ट्रार को भी जो डिन सेल है ऑफ द मिनिस्ट्री वो इंटीमेट कर देगी पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर सबमिटेड इन फॉर्म DIR 6 टू द कंसर्न रजिस्ट्रार, ओके, विद इन हुज जुरिस्डिक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जहाँ का है, ओके। तो डिन सेल जो है मिनिस्ट्री का वो इंटीमेट कर देगा रजिस्ट्रार को, एंड इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को भी विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। तो ये सारी चीज़ें थी कौन से चेंज से रिलेटेड, यानी आपको इसमें फॉर्म ध्यान रखना है DIR 6 एंड ये प्रोसीजर वगैरह आपको ध्यान रखना है कि कितने डेज़ के अंदर, लाइक 30 डेज़ वगैरह, ये सब MCQs में आ सकता है। नेक्स्ट इज़ राइट ऑफ पर्सनस अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। तो इसका सेक्शन है 160, यानी कोई रिटायरिंग डायरेक्टर है उसके अलावा अगर किसी पर्सन को अपॉइंट होना है एज ए डायरेक्टर देन ऑल्सो उसका प्रोसीजर दे रखा है सेक्शन 160 में।
तो उसका प्रोसीजर है, सबसे पहले जो भी पर्सन जो अप्लाई करना चाहता है फॉर हिज कैंडिडेचर एज ए डायरेक्टर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग जब भी होगी कंपनी में तो उसके एटलीस्ट 14 डेज़ बिफोर उसको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। या फिर कोई मेंबर है या फिर कुछ मेंबर हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यानी प्रपोज करना चाहते हैं किसी भी पर्सन को फॉर डायरेक्टरशिप, देन वो पर्टिकुलर मेंबर क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे कंपनी को एट रजिस्टर्ड ऑफिस एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। ओके, एंड खाली नोटिस नहीं, साथ ही उनको डिपॉजिट भी करने पड़ेंगे ₹1 लाख। एंड 1 लाख की जो ये डिपॉजिट है इसकी ज़रूरत नहीं है ओनली इन 3 केसेस। सबसे पहले अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है देन, या फिर NRC यानी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी ने रिकमेंड किया है उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को, तब भी इस डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बोर्ड ने अगर रिकमेंड किया है देन ऑल्सो ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उस पर्टिकुलर कंपनी को NRC बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी रिक्वायरमेंट नहीं है NRC की। देन बोर्ड अगर रिकमेंड करेगा देन ऑल्सो हम डिपॉजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी फिर मेंबर्स जो भी हैं उसको इंडिविजुअल नोटिसेस भेज देगी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टू सच मेंबर्स, एंड साथ ही साथ प्लेस करेगी नोटिस ऑन वेबसाइट, यानी कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी वो नोटिस प्लेस कर देगी। इंडिविजुअली नोटिस भेजने की ज़रूरत तब नहीं है अगर वो एडवर्टाइज़ कर देती है सच कैंडिडेचर नॉट लेस देन 7 डेज़ बिफोर द मीटिंग, यानी जब भी मीटिंग होगी उसके 7 डेज़ बिफोर क्या करना है, एडवर्टाइज़ करना है वो पर्टिकुलर कैंडिडेचर, तब उसको इंडिविजुअल नोटिसेस सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड एडवर्टाइज़ कहाँ करना है, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में एटलीस्ट वंस इन अ वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, यानी वो जो लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर। ओके, तो ये 2 न्यूज़पेपर में अगर कंपनी ने एडवर्टाइज़ कर दिया देन इंडिविजुअल नोटिसेस भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एंड वो जो डिपॉजिट था 1 लाख का वो रिफ़ंड हो जाएगा अगर वो पर्टिकुलर पर्सन को मोर देन 25% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिल जाते हैं, ईदर बाय शो ऑफ हैंड्स या फिर ऑन पोल। 25% से ज़्यादा अगर वोट्स मिल जाते हैं देन उसको वो पर्टिकुलर डिपॉजिट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अब कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि ये जो 1 लाख का डिपॉजिट था ये इन केस ऑफ निधिस 10,000 का ही ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यानी 1 लाख एप्लीकेबल नहीं होगा निधिस पे, यानी जो निधि कंपनी होती है उस पर ओनली 10,000 की रिक्वायरमेंट रहेगी डिपॉजिट की। एंड सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि अगर उसको रिफ़ंड करना है तो वो कर सकती है एंड फॉरफिट करना है तो भी कर सकती है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है। ओके, अगर लेस देन 25% वैलिड वोट्स भी है देन ऑल्सो उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको टोटल रिफ़ंड करना है ये 1 लाख या फिर फॉरफिट करना है। ओके, एंड ये एग्जाम्पशंस दे रखे हैं कुछ, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी पे एंड साथ ही साथ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी पे। एंड सिमिलर एग्जाम्पशन ये जो है ये प्राइवेट कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होगा एंड ऑल्सो सेक्शन 8 कंपनीज़ पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। और ये 3 के 3 केसेस में एक कंडीशन है जो बार बार आएगी, मैंने बताया था सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92 में किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, दोनों में से किसी में भी। नेक्स्ट इज सेक्शन 151 जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है, ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं जिनकी एग्रीगेट नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 है। ओके, यानी 20,000 या उससे कम की है नॉमिनल वैल्यू, देन उनको कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर। एंड मिनिमम कितने स्मॉल शेयर होल्डर के नोटिस पे वो इलेक्ट कर सकते हैं अपना एक डायरेक्टर, 1000 या फिर 1/10 ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर्स, यानी टोटल एक कंपनी में फॉर एग्जांपल 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं तो उसका 1/10 50 या फिर 1000 विच एवर इज़ लेस, तो 50 मान लिया जाएगा। ओके, तो ये आपको चेक करना है बिकॉज ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिनमें स्मॉल शेयर होल्डर्स काफ़ी कम है। ओके, हो सकता है प्रोमोटर नहीं सारे शेयर्स होल्ड करके रखे हों, ज़्यादातर 90% उसकी प्रोमोटर की होल्डिंग हो एंड बाकी थोड़े थोड़े ग्रुप्स हों एंड पब्लिक के पास बहुत कम शेयर हो। ओके,
तो ये आपको चेक करना है 1000 या फिर 1/10 ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज़ लोअर, उतने लोगों का नोटिस चाहिए होगा फॉर अपॉइंटिंग देयर डायरेक्टर। एंड नोटिस आपको कब तक देना है, वही सेम चीज़ है जैसा हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। एंड उसमें क्या होगा, सिग्नेचर भी होना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन का जिनको वो इलेक्ट कर रहे हैं, उसका एड्रेस एंड शेयर्स जो भी उसने होल्ड करके रखे हैं एंड उसका फोलियो नंबर। बट अगर उसने कोई भी शेयर होल्ड करके नहीं रखा है कंपनी में, देन फोलियो नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड स्टेटमेंट जो एनेक्स्ट करने पड़ेंगे नोटिस के साथ क्या क्या, पहला डिन, एंड सेकंड चीज़ कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। ओके, तो वो डायरेक्टर स्टेट करके देगा पूरा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है टू एक्ट एज ए डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। एंड थर्ड, कंसेंट कि वो उस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है। ओके, एंड स्मॉल शेयर होल्डर्स का जो डायरेक्टर है वो सेम उस पर एप्लीकेबल होंगे सारे क्राइटेरियाज जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे अप्लाई होते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए काफ़ी सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, तो वो सारी क्राइटेरियाज इस पर्टिकुलर डायरेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152। तो ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है ये नॉन रोटेशनल होगा, यानी ये रिटायर नहीं होगा बाय रोटेशन। यानी हम जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैलकुलेट करते थे सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 जो कि था रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशन, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें से भी एक्सक्लूड करेंगे हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को। एंड ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है इसका टेन्योर कितना होगा, नॉट एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के बाद ये कंटिन्यू नहीं कर सकता। एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर रीअपॉइंटमेंट। कूलिंग पीरियड होगा 3 ईयर्स का। ओके, तो कूलिंग पीरियड का ये यहाँ पे दे रखा है कि 3 ईयर्स का कूलिंग पीरियड होगा, यानी 3 साल उसने वर्क किया, देन 3 साल का कूलिंग पीरियड, देन वो रीअपॉइंट हो सकता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 164 यानी जो डिस्क्वालिफिकेशंस वाले सेक्शन है वो सारे अप्लाई होंगे इस पर भी। एंड वेकेशन ऑफ ऑफिस अगर हो जाता है, इफ़ डायरेक्टर इंकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन देन उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा, या फिर डायरेक्टर बिकम्स वेकेंट इन परसेंट ऑफ सेक्शन 167 जो हम पढ़ेंगे आगे वेकेशन का है, तो उसमें भी इस पर्टिकुलर डायरेक्टर को ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा अपना। या फिर डायरेक्टर सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया होता है वो अगर वो मीट नहीं कर पा रहा है देन ऑल्सो उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स एज अ स्मॉल शेयर होल्डर, तो सेम टाइम पे वो 2 कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, बट आपस में उन दोनों कंपनीज का कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सपोज कीजिए वोडाफोन एंड एयरटेल, इन दोनों में वो एक साथ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता, बट वोडाफोन एंड मारुति सुजुकी में वो बन सकता है। ओके, तो ये चीज़ है। एंड कूलिंग पीरियड मैंने बता दिया 3 ईयर्स का है। नेक्स्ट इज सेक्शन 161 जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड फिल अप द कैजुअल वैकेंसी। ओके, तो ये 4 चीज़ें हैं 161 में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशनल डायरेक्टर की। एडिशनल डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जब भी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, देन वो AGM तक का वेट नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना पड़ता है, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। ओके, तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर्स होनी चाहिए थ्रू आर्टिकल्स। दूसरा, ऐसा पर्सन जो फेल हो चुका है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, देन वो पर्टिकुलर डायरेक्टर को आप एडिशनल डायरेक्टर के थ्रू नहीं ला सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मेंबर्स ने एक बार उनको रिजेक्ट कर दिया एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसी को एडिशनल डायरेक्टर बना दिया, तो ऐसा भी नहीं होगा। एंड एडिशनल डायरेक्टर का जो पीरियड ऑफ ऑफिस है वो कब तक रहेगा, नेक्स्ट AGM या फिर लास्ट डेट ऑन विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड। ओके, यानी जब AGM होनी चाहिए थी या फिर एक्चुअल में जब हुई, विच एवर इज़ अर्लियर, उस पर्टिकुलर एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस वहीं तक ही रहेगा। ओके, उसके बाद उसको वेकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 जो कि है अल्टरनेट डायरेक्टर। तो जब भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर एब्सेंस होता है इन इंडिया, यानी इंडिया से बाहर चला जाता है फॉर पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ, यानी 3 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए इंडिया के बाहर चला जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अगर पावर है थ्रू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो वो अपॉइंट कर सकती है अल्टरनेट डायरेक्टर इन रिप्लेसमेंट ऑफ
ओरिजिनल डायरेक्टर, ओके। बट वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी और, हमारी कंपनी के किसी और डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और न ही हमारी कंपनी का कोई डायरेक्टर होना चाहिए, ओके। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में दे रखा है किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो अल्टरनेट डायरेक्टर का जो पीरियड ऑफ ऑफिस है वो जो पर्टिकुलर ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी जैसे ही उस पर्टिकुलर ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म ख़त्म हो जाएगा तो उसका भी ख़त्म हो जाएगा, यानी उससे ज़्यादा वो ऑफिस होल्ड करके नहीं रख सकता। और जैसे ही वो पर्टिकुलर डायरेक्टर जो इंडिया से बाहर गया था, जैसे ही वो इंडिया में आ जाता है, देन उस पर्टिकुलर अल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंड उसको ऑफिस अपना वेकेट करना पड़ेगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज़, फॉर एग्जांपल जैसे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का हमने सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 152 सब सेक्शन 7, उसमें दे रखा था कि जो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट होता है, तो अगर वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो रहा है देन वो पर्टिकुलर अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रीअपॉइंट होगा, उस जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उस पर ये सेक्शंस अप्लाई होंगे, ओके। यानी जो रीअपॉइंटमेंट होगा वो ओरिजिनल डायरेक्टर का होगा, न कि अल्टरनेट डायरेक्टर का। नेक्स्ट इज सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 जो कि है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर ऑल्सो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में पावर होनी चाहिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। एंड बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर जो कि नॉमिनेट किया गया है। कौन करेगा नॉमिनेट? कोई भी इंस्टीट्यूशन इन परसनेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर थ्रू एग्रीमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी कंपनी जो शेयर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग वाली है, ओके। तो नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो पर्टिकुलरली चेक करता है कि सारे काम जिस पर्पस के लिए कुछ लोन लिया है या फिर सब्सिडी ली है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ये सब चेक करता है। वो इंटरफेयर नहीं करता ज़्यादातर कंपनी के अफेयर्स में, वो सिर्फ चेक करता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्पस है कंपनी का जिसके लिए हमने सब्सिडी दी है या फिर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है उसके अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो वो होता है काम नॉमिनी डायरेक्टर का। नेक्स्ट एंड द लास्ट सब सेक्शन इज सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 जो कि है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कोई भी डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, बट उसका जो ऑफिस है वो वेकेट हो जाता है बिफोर द टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स, तो उस टाइम एजीएम तो होगी नहीं, तो क्या करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्टर को अपॉइंट कर देगा, बट सब्सिक्वेंट अप्रूवल चाहिए होगा मेंबर्स का इन एजीएम, ओके। यानी जो मेंबर्स है वो अप्रूव कर देंगे इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। एनी पर्सन सो अपॉइंटेड वो होल्ड करेगा ऑफिस ओनली अप टू द डेट टू विच द डायरेक्टर इन होज प्लेस ही इज़ अपॉइंटेड। यानी जिस पर्टिकुलर डायरेक्टर की जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसकी जगह जो भी आया है, तो जो पहले वाला जो डायरेक्टर था उसका जब तक पीरियड ऑफ ऑफिस था तब तक ही वो होल्ड कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 162 जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, राइट। यानी एक एक पर्टिकुलर डायरेक्टर के लिए एक एक सिंगल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है बाय मेंबर्स, राइट। बट अगर सपोज कीजिए कि हमें एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, फॉर एग्जांपल हमें 10 डायरेक्टर्स को एक साथ अपॉइंट करना है, देन हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ 10 डायरेक्टर्स के लिए एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास करा दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए सेक्शन 162 में क्या कहा गया है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्टर्स को अगर हमें एक साथ अपॉइंट करना है तो उससे पहले हमें एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जिसमें हमें एक एक पर्टिकुलर मेंबर से मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम एक साथ इन सब डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं, ओके। तो एक भी अगर वोट अगेंस्ट में आ गया देन हम वो नहीं कर सकते, बट अगर एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं आया, यानी या तो सारे फेवर में है या फिर किन्होंने किसी 4-5 मेंबर ने वोट नहीं किया फॉर एग्जांपल, ओके, बट कोई भी वोट अगेंस्ट में नहीं है, देन हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करने से पहले एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करेंगे एंड उसके बाद हम एक सिंगल रेजोल्यूशन में ही सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देंगे, ओके। तो ये बताता है हमें सेक्शन 162 की अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली, बट उसका एक एक्सेप्शन है जो मैंने बताया कि हम एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास कराएंगे जिसमें अगर एक भी मेंबर का अगर वोट जो है वो अगेंस्ट में नहीं आता है देन हम वो पर्टिकुलर
सिंगल रेजोल्यूशन पास कर देंगे फॉर ऑल डायरेक्टर्स। ओके, यानी 2 रेजोल्यूशन होंगे, पहला यूनानिमस रेजोल्यूशन, दूसरा वो जो रेजोल्यूशन होगा जिसमें एक साथ सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 163 जो कि है ऑप्शन टू एडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये ऑप्शनल सेक्शन है, यानी ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी कंपनी चाहे तो ये सेक्शन यूज़ कर सकती है या फिर नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं है इतना, बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, डायरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो अपॉइंट कौन करता है, मेंबर्स। बट मेंबर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 5 मेंबर है टोटल जिनके पास कंपनी की 80% शेयर होल्डिंग है एंड 20% मेंबर्स हैं जिनमें टोटल 200 मेंबर्स है। ओके, यानी ओनली 5 मेंबर्स ने 80% होल्डिंग ले रखी है कंपनी की, तो जो भी डायरेक्टर होगा वो ऑब्वियसली वही अपॉइंट करेंगे, यानी 20% इररिलेवेंट माने जाएंगे, कोई भी डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं होगी। इवन अगर 5 मेंबर्स ने 51% होल्डिंग भी रखी है कंपनी में, देन ऑल्सो डिसीजन मेकिंग में पावर उनके पास रहेगी, राइट। तो उस केस में क्या होता है, सेक्शन 163 काम आ जाता है, बट ये ऑप्शनल है, हर कंपनी में नहीं होता। अगर कंपनी चाहे तो लगा सकती है, नहीं तो नहीं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, हर एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर अपॉइंटमेंट होता है एक डायरेक्टर का थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसमें वोटिंग किस तरह से होगी, या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक वोट मिला एंड उसके अकॉर्डिंग जिस भी डायरेक्टर के लिए ज़्यादा वोट जाएंगे वो अपॉइंट हो जाएगा, राइट। या फिर क्यूमुलेटिव वोटिंग, या फिर कोई भी मेथड ऐसा हो सकता है जिससे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, एक पर्टिकुलर मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। तो उसके लिए ये सेक्शन लाया गया था, बट ये ऑप्शनल है इसलिए इररिलेवेंट है, इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आता। तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3, यानी 2/3 या उससे ज़्यादा ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट होंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और वो कैसे होंगे, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो सकता है, क्यूमुलेटिव वोटिंग हो सकता है, या फिर कोई भी अदर मेथड हो सकता है जिसमें एक एक सिंगल पर्सन को उसका अपना एक अलग वोट मिले। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 164 जो कि है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी ये सारी चीज़ें अगर अप्लाई हो जाती है किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, देन वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले अनसाउंड माइंड अगर वो है देन वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है देन ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड है वो, या फिर उसने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए बट एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, देन ऑल्सो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर वो कन्विक्टेड बाय कोर्ट है फॉर एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, और उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है नॉट लेस देन 6 मंथ, यानी 6 मंथ या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट हुई है एंड 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं उस पर्टिकुलर बात को, देन ऑल्सो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ओके, बट अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर, देन वो कभी भी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। और भी अगर कोई कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर रखा है किसी ट्रिब्यूनल ने या फिर कोर्ट ने उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को, देन ऑल्सो वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। अगर उसके कॉल्स जो है वो पेंडिंग है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम एंड 6 महीने हो चुके हैं उस पर्टिकुलर लास्ट डे को, बट उसने अभी तक वो पे नहीं किए हैं, देन ऑल्सो वो डायरेक्टर के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। या फिर कोई ऑफेंस किया है उसने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188 जो हम पढ़ेंगे आगे, या फिर कंप्लाई नहीं की है दिन के ये जो कंडीशंस थी जो हमने पहले पढ़ी थी वो, या फिर उसने कंप्लाई नहीं किया है सेक्शन 165 जो कि है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये था सब सेक्शन 1 की डिस्क्वालिफिकेशंस। ये सब में से कोई भी अगर कंप्लाई हो जाती है देन उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, अगर वो डायरेक्टर नहीं है देन वो बन भी नहीं सकता। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 2, जिसमें दे रखी है डिस्क्वालिफिकेशंस टू अ पर्सन। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में उसने क्या किया है, फाइल नहीं किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न उसने फाइल नहीं किए हैं फॉर कंटिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर, लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर तक अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्टर ने कंपनी के एनुअल रिटर्न या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए हैं, देन ऑल्सो ही इज़ डिस्क्वालीफाइड। ओके, बट इसमें कुछ और कंडीशन है, वो मैं बताऊंगा आगे। और अगर कंपनी, उस पर्टिकुलर कंपनी ने रीपे नहीं किया है डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट या फिर इंटरेस्ट उसका टू रिडीम एनी डिबेंचर, या फिर ड्यू डेट पे उसका इंटरेस्ट पे या रिडीम नहीं किया है फॉर कंटिन्यूस 1 ईयर और मोर, देन ऑल्सो ही इज़ डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और रीअपॉइंटमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। यानी उस पर्टिकुलर कंपनी में से उसको ऑफिस वेकेट नहीं करना पड़ेगा, बट उसका जैसे ही पीरियड ऑफ ऑफिस कंप्लीट होगा, देन उसके बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर कंपनी में, एंड अपॉइंट नहीं हो सकता किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में। ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी हैज़ कमिटेड डिफ़ॉल्ट। यानी ये जो कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया ना, इन दोनों में से कोई भी एक, देन वो पर्टिकुलर डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं होगा उस पर्टिकुलर कंपनी में एंड अपॉइंट नहीं होगा किसी दूसरी कंपनी में फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। बट उसका जो अभी पीरियड ऑफ ऑफिस है वो चलता रहेगा अप टू जब तक उसका ऑफिस पीरियड ऑफ ऑफिस एक्सपायर नहीं हो जाता। ओके, तो ये लाइन यहाँ पे दे रखी है, आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है किसी पर्टिकुलर डिफॉल्टेड कंपनी में, देन वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ऑब्वियसली बिकॉज उसको जस्ट अभी न्यूली आया है, देन इसीलिए उसको ये गैप दिया है 6 मंथ का फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। एंड एग्जाम्पशन दे रखा है ये पर्टिकुलर सेक्शन, सब सेक्शन 2 ये वाला जो है अप्लाई नहीं होगा किस पे, गवर्नमेंट कंपनी पे, बट कंडीशन है उसमें सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92 में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, एंड प्राइवेट कंपनी के लिए दे रखा है कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन वो डाल सकते हैं, लाइक ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए, ये कुछ भी क्वालिफिकेशन प्राइवेट कंपनी वाले डाल सकते हैं। एंड सेक्शन 217 ये हम आगे वैसे डिटेल में पढ़ेंगे जो चैप्टर आएगा इसका रेस्पेक्टिव। नेक्स्ट इज सेक्शन 165 जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। तो एक मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, उससे ज़्यादा कंपनीज़ में कोई भी डायरेक्टर एट द सेम टाइम डायरेक्टरशिप होल्ड करके नहीं रख सकता, तो वो नंबर है 20। ओके, तो 20 कंपनीज़ मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा डायरेक्टरशिप्स होल्ड नहीं कर सकता कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्टर। एंड ये नंबर और कम हो जाता है, यानी 10 हो जाता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज़। यानी पब्लिक कंपनीज़ में अगर वो डायरेक्टरशिप्स होल्ड करता है, देन वो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज़ में ही डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, एंड इन एग्रीगेट 20 कंपनीज़। अब इन 20 कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज़ नहीं आएगी, डोरमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी। ओके, और फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर वो होल्डिंग है या सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, देन ऑल्सो उसको 10 वाले लिमिट में ही आना पड़ेगा, यानी उसको पब्लिक कंपनी ही हम कंसिडर करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर वो होल्डिंग है या सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, देन ऑल्सो वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। ओके, तो ये 2 लिमिट्स ध्यान रखनी है, एग्रीगेट 20 एंड फॉर पब्लिक कंपनीज 10। और लेसर नंबर अगर डायरेक्टरशिप करनी है किसी कंपनी को, देन ऑल्सो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो और लेस करवा सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं करवा सकती। ओके, एंड ये ट्रांजिशन पीरियड वगैरह है, ये सब अब यूज़ में नहीं आता इतना, बिकॉज ये नया एक्ट आया था, उस टाइम ज़्यादा एप्लीकेबल होता था। एंड पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन दे रखा है, तो पेनल्टी ऑफ 2000 रुपीज़ ईच डे फॉर after the first during which such violation continues and subject to maximum 2 lakh for that particular director.